अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन एहतजाज की कॉल तो दे दी है, लेकिन इस कॉल को पीटीआई के अपने ही लोग और जेयूआईफे अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। खबर सामने आ रही है कि पीटीआई की टॉप लीडरशिप 24 नवंबर की कॉल पर खुश नहीं है और बहुत जल्द पार्टी की आला क़यादत बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करके एहतजाज की कॉल वापस लेने पर जोर डालेगी। दी न्यूज़ की खबर के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का मानना है कि बानी पीटीआई को बेहतर मशवरे की ज़रूरत है। एहतजाज और धरने के लिए न सिर्फ 24 नवंबर का इंतखाब जल्दबाजी में किया गया है, बल्कि इसमें सिक्योरिटी के अलावा लॉजिस्टिक इश्यूज भी हो सकते हैं। डी चौक पर धरने में हिस्सा लेने वाले मुजाहिरीन की तादाद 1000 होने के बावजूद उन्हें खाना कैसे दिया जाएगा, वॉशरूम्स का क्या इंतज़ाम होगा। जब सिक्योरिटी वाले डी चौक पर आपकी मदद को रोकने के लिए बैठे होंगे तो ऐसे में लॉजिस्टिक्स एक बड़ा मसला बन सकता है। सीनियर रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई को यह समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के एहतजाज से न सिर्फ बुशरा बीबी के दोबारा गिरफ्तार होने का अंदेशा है, बल्कि इससे बानी पीटीआई के जेल में क़याम भी वो लंबा पड़ सकता है। बानी पीटीआई को पहले ही अदालतों से कई मुकदमात में रिलीफ मिल चुका है। मामलात के आगे बढ़ते ही अगर उन्हें 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सुना दी जाती है तो चंद माह में उन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। पार्टी के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है कि ये आखिरी कॉल बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ को हमेशा लिए बंद गली में ले जाएगी। इसलिए बानी पीटीआई पर यह दबाव बढ़ाया जाएगा कि वो अपने एहतजाज की कॉल वापस लें। अब एक तरफ बानी पीटीआई सारी कश्तियाँ जलाने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ अपने ही लोग उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। बहरहाल इस बात के इम्कानात तो पैदा हो गए हैं कि एहतजाज की कॉल फिर से तब्दील हो सकती है। जैसे कि 22 अगस्त को पीटीआई ने तिरनौल जलसा कर रहा था, लेकिन सुबह के वक्त आज़म सवाती बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मिलने के लिए गए, जिसके बाद जलसा मनसूख कर दिया गया। अब सिर्फ पार्टी के अंदर से ही नहीं बल्कि जेयूआईफे भी तहरीक इंसाफ की अचानक दी जाने वाली एहतजाजी कॉल पर हैरान है और मोहतात भी नजर आ रही है। मौलाना फजल रहमान से गुज़श्ता रोज़ पीटीआई की एहतजाजी कॉल के हवाले से सवाल पूछा गया तो उनका इसका जवाब अभी नहीं दे सकता। इसी तरह कल हमारे प्रोग्राम में जेयूआईफे के तर्जुमान असलम गौरी का कहना था कि पीटीआई ने एहतजाज की कॉल पर हमें एतमाद में नहीं लिया। हम पीटीआई के एहतजाज का जो मकसद है वो देखकर इसमें शिरकत का फैसला करेंगे। असलम गौरी क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं। तो हमें कोई एतमाद में नहीं लिया, ना हमसे कोई मुशावरत आज हुई है। देखना होगा कि इस एहतजाज की कॉल का एजेंडा क्या है, किन नुकात को सामने रख के एहतजाज किया जा रहा है। पहले हम उसको देखेंगे और फिर हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं वो हमारी पार्टी के फोरम करते हैं। मजलिस शूरा है, मजलिस आमला है, मुख्तलिफ फोरम होते हैं, वहाँ फैसले होते हैं। हमें इस पे बात करेंगे तो फिर उस पर बात देखेंगे कि वो चाहते क्या है और हम किस हद तक उनके साथ सपोर्ट कर सकते हैं। सवाल ये कि जब पार्टी के अंदर से और अपोजिशन की इत्तेहादी जमातों की जानिब से इस आखिरी एहतजाजी कॉल की मुखालिफत हो रही है तो फिर ये तहरीक कैसे कामयाब होगी। बहरहाल वज़ीर आला KPK अली गंडापुर, अलीमा खान, बैरिस्टर गौर एहतजाज के लिए वज़ाहिर तैयारियां ज़रूर कर रहे हैं। अली गंडापुर भी कहते हैं कि तैयारी मुकम्मल है, इस बार हिकमत अमली सख्त होगी। बैरिस्टर गौहर भी बात कर रहे हैं। अलीमा खान भी इस हवाले से जो है वो पुरुम्मीद दिखाई देती हैं। अली गंडापुर समेत जो लीडरशिप है इस पर किस रद्दअमल का इजहार करी, जरा वो आपके सामने रखता है। टांगे बाजू अल्लाह ताला सलामत रखे, हम अपनी टांगों पे पहुंच जाएंगे। आप सारा दिन ये बात करते हैं कि जी जब तक कोई मायूस हो जाएगी। जब इमरान खान ने कॉल दे दिया, आप मायूस क्यों होंगे? आप खुद अपने आप को ला सकते हैं। ये अपने लिए आ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए आ रहे हैं। खान साहब इज खान साहब, he is the boss, he doesn't recommend, he orders, we follow। बात नहीं हुई क्योंकि खान साहब से नहीं हुई, इसलिए वो अलग बात है। आज जाएंगे खान साहब से बात करेंगे। इसे वो बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि बानी पीटीआई की इस एहतजाजी कॉल जो 24 नवंबर के लिए दी गई है उस पर टॉप लीडरशिप नाखुश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताइन। देखिए, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि इमरान खान की कॉल पे लीडरशिप खफा हो, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव इमरान खान का है, ये लीडरशिप का प्रेरोगेटिव है ही नहीं। नहीं, लेकिन सेनेटर साहब आप ही तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बात करने की गुंजाइश है, एक जमहूरी प्रोसेस है, उसमें फैसले कंसेंसस के साथ होते हैं। तो ये हो सकता है कि लीडरशिप की जानिब से तहरीक बानी पीटीआई को कन्विंस कर लिया जाए कि अभी जो कॉल आप दे रहे हैं हम इस पोजीशन में नहीं है कि इसको एग्जीक्यूट कर सकें। देखिए, इस तरह है, ये सारी चीजें बिल्कुल पॉसिबल हो सकती हैं। इमरान खान से बात की जा सकती है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो 10-12 बंदे हैं, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के जमाने में होता था कि तकरीबन 25-30 जो टॉप लीडरशिप होती थी वो सुबह 9:30 से लेकर 2:30 बजे तक हर थर्सडे को मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करते थे और उसके बाद फिर 2:30 बजे से लेकर शाम 4:30-5 बजे तक बाकी के जो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स होते थे या जो लोग भी उनसे मिलना चाहते थे वो जाके मिलते होते थे।
और उसमें किसी पे कोई पाबंदी नहीं थी। अगर उस तरीके की चीजें आप करेंगे तो फिर जो चीज यहाँ हो रही है, क्योंकि देखिए उनको जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही या जो इन्फॉर्मेशन गलत दी जा रही है, जो भी है उसकी बेसिस पे डिसीजंस आते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें कॉल और इन चीजों के अंदर कोई मुशावरत हो, तो आप उनको मुशावरत करने दें। आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जब मिलने जाती है, आप उनको पकड़ के जेलों में डालना शुरू कर देते हैं। मतलब मुझे एक बात बताएं, इसमें मैं आप जेल में हो, मैं आपकी लीडरशिप को पकड़ के बंद कर रहा हूं जो आपसे मिलने आ रहे हैं, आप क्या करोगे? तो आपका नेक्स्ट पॉसिबल स्टांस ये होगा, आप ये कह रहे हैं आपका नेक्स्ट सेनेटर साहब, आप ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात का मौका अगर मिल जाए तो उन्हें कन्विंस किया जा सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको कन्विंस किया जा सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनके साथ डिस्कशन की जा सकती है और उस डिस्कशन की बेसिस पे हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है चेंज ना हो। वो तो डिस्कशन की बेसिस पे होंगे ना, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे और बाकी लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। और कितनी दफा ऐसा हुआ है, और जिस पे जब लोग कहते हैं कि जी इमरान खान ने जो वो अपना यू टर्न ले लिया, वो बेसिकली यही होता है कि उन्होंने एक डिसीजन दिया होता है, उसके बाद फिर उनके साथ मशावरत बाज लोग जाके करते हैं कि जी इसमें ऐसा ना करें, ये कर ले, ये कर ले, एंड ही इज अ पर्सन कि वो जाके आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात वो मानेंगे। तो इस वक्त पार्टी के अंदर तजावीज क्या है सर? मतलब जैसे लॉजिस्टिक्स के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू है, सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम है, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का अंदेशा मौजूद है, फिर बानी पीटीआई के अपने केसेस हैं, तो क्या कंसर्न्स है इस वक्त जो पार्टी के अपने अंदर मौजूद है इस वक्त? देखिए अगर आप इस वक्त देखा जाए, आज के डिसीजन के बाद 5 मिनट भी इमरान खान को जेल में रखना गलत है, नाइंसाफी है। तोशाखाना केस के ऊपर किया हुआ था, वो खत्म हो गया। अब उनके ऊपर किसी और चीज के ऊपर कोई चीज है नहीं। ही शुड बी कमिंग। लेकिन ये तोशाखाना 2 केस में तो बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। अच्छा, मुस्तरद कर दी गई? मेरे ख्याल में ये था कि वो उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। नहीं, तोशाखाना 2 केस में तो बरियत की दरखास्त मुस्तरद हुई है, बल्कि जो तोशाखाना 1 केस है उसके अंदर भी नायब ने रिमांड बैक करने की दरखास्त की है कि इस केस को जो है वो रिमांड बैक किया जाए। अच्छा ठीक है, फिर मैं गलत समझ गया हूँगा, मेरे उस लिहाज से वो मैं गलत समझ गया हूँगा। लेकिन जनरली स्पीकिंग, हैविंग सेड दैट थिंग, इवन तोशाखाना 1 और 2 केस दे आर ऑल फ्रिवोलस केस। देखिए, आपको जो कानून है वो कहता है कि जो भी कैबिनेट उसकी प्राइस डिटरमिन करती है, वो प्राइस आप पे करके ले जाओ। लेकिन जिन चीजों के ऊपर आपका कानून कहता है, ठीक है सर साहब, दैट्स अ सेपरेट इशू ना, बिल्कुल वो अपनी जगह पे जस्टिफाइड है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए एक और केस है सर, एक और केस है सर, मेरी बात सुने, एक और केस है और वो 190 मिलियन पाउंड केस है सर। 190 मिलियन पाउंड केस का मामला भी मेरी बात सुने ना, 190 मिलियन पाउंड केस का क्या केस है? वो कहते हैं अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है ना, उसके लिए जो है, उसमें ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी बिटवीन जो नेशनल क्राइम एजेंसी है लंदन की और एक इंडिविजुअल है, उसका नाम है मलिक रियाज है, जिसने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे से। उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसको प्राइस जो मियां नवाज शरीफ साहब का बेटा जो है, उसने वो प्राइस एक्सेजरेट करके दी थी, वो 50 मिलियन कर दी थी, हालांकि उसकी वैल्यू बहुत कम थी। लेकिन जब ये पैसा आया तो नेशनल एजेंसी, क्राइम एजेंसी ने कहा कि इसकी आप हमें बताते कहां से। देखिए ना, पॉइंट ये है ना सेनेटर साहब, पॉइंट ये है, आपका भी यही है ना कि ये केसेस तो रेत की दीवार की तरह गिर जाएंगे इमरान खान साहब के अगेंस्ट। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ठीक, मतलब, और बहुत से लोग ऐसे ही समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो कहा यह जा रहा है ना कि अभी इस एहतजाज की कॉल को मौखर करके ये ना हो कि हम अपना मामला खराब कर लें और इमरान खान साहब को जो रिहाई मिलनी है या बरियत होनी है वो भी खटाई में पड़ जाए। तो क्या ऐसी सोच? मुझे एक बात बताएं, उसकी जो रिहाई मिलनी है वो उनको अपने मेरिट पे मिलनी है, उसका धरने के साथ क्या था? ये जो धरना या ये जो एहतजाज है, ये एहतजाज 2 चीजों के ऊपर है। एक, illegal detention of Imran Khan and illegal detention of this all political जो prisoners हैं। उसमें खास तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि एक 80 साल खातून है जो कि प्रोफेसर है, जिसने हजारों लोगों की मदद की है, और प्लस शी इज अ कैंसर सर्वाइवर एंड प्लस शी शुड बी गिवन बेल अकॉर्डिंग टू CRPC 491 के लिहाज से या 491 के लिहाज से, ठीक है, उनको मिल जानी चाहिए, बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बेलेबल उसमें आ जाता है। अगर किसी औरत को तो उसको जरूर मिल जाना चाहिए। अब
ये चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरी चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुई है। उसके अंदर 2 या 3 शिकें ऐसी हैं कि जिसके लिहाज से वो उस चीज के लिए हमें या तो इदारों का ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट है उसके अंदर करेंगे, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि वहां के अंदर हम लोगों ने ऐसे बंदों को बिठा दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो हेड है उसने आज तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन केसेस किए ही नहीं है, उसका 0 एक्सपीरियंस है, हम उसको हेड बना रहे हैं। लाइक जस्ट इमेजिन दैट थिंग, ठीक है। और उसके बाद हम होगा तो इन चीजों के नंबर 2 जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कायम हुआ है ये अंडरमाइन कर रहा है पूरे जुडिशियल सिस्टम। सेनेटर साहब फिर देखिए ये मामला इश्यूज तो बहुत सारे हैं ना, मेरा फिर फोकस वही है, मैं पूछ ये रहा हूं कि जो हालात है और मारूजी हालात में क्या पीटीआई किसी भी कॉल की मुतहमिल हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो क्या बानी पीटीआई को कन्विंस किया जा सकता है या किया जाना चाहिए? व्हाट इज योर टेक? देखिए मेरे लिहाज से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को सामने पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से ये बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी शख्स, वो पॉलिटिकल पार्टी से हो या ना हो, वो पुरअमन एहतजाज कर सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बट फॉर दैट मैटर यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी ना। मैंने अभी मौलाना फजल रहमान का जो साउंड बाइट है वो चलाया, और गुज़श्ता रोज हमारे प्रोग्राम में तर्जुमान JUI फे जो कह रहे थे, वो कहते हैं कि पीटीआई ने इस पे हमसे कोई मुशावरत नहीं की, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अब जाहिर है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मौलाना फजल रहमान के साथ यू आर गोइंग हैंड इन हैंड, और अभी ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठे हुए हैं वो, तो अगर ऑपोजिशन की जमातों को भी ऑन बोर्ड ले लिया जाता, ये कोई यूनिफिकेशन प्रोसेस होता, तो ये बहुत स्ट्रॉन्गर वॉइस हो सकती है, लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं है ना सर। फॉर दैट यू नीड टू हैव सम स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी सर। उसकी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी की के साथ बातचीत ना करने की आई एम श्योर की भी होगी, लेकिन उनके साथ जो अलग करके जा रहे हैं उसकी बेसिक वजह यह है कि JUI ने हमेशा कहा है कि हम लोग पार्लियामेंट के अंदर उनके साथ हैं, हम पार्लियामेंट से बाहर उनके साथ नहीं है। तो रिस्पेक्टिंग देयर डिसीजंस अबाउट के भाई पार्लियामेंट से बाहर वो हमारे साथ नहीं जाएंगे, हम करेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है अगर मौलाना साहब समझे कि वो भी इसके ऊपर करते हैं तो वो जरूर बात करके कहें कि यार आप लोग आप इसको थोड़ा सा डिले कर लो, लेट्स टॉक टुगेदर लेट्स कम विद अ जॉइंट प्लान। तो उसमें जरूर कुछ हो सकता है, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हो सकती है। आप जैसे हमेशा कहा जाता है देखिए आप ये कह रहे हैं कि JUI पार्लियामान के अंदर आपके साथ है, जो पार्लियामानी कमेटी थी जिसमें चीफ जस्टिस की तकर्री होनी थी उसमें JUI बैठी हुई थी, आप लोग बायकॉट करके बाहर निकल आए थे, तो वहां पर भी साथ नहीं है ना सर? नहीं, बिल्कुल हम उनके साथ हैं। हमने उन्हें ये कहा था, देखिए हमने उन्हें इन प्रिंसिपल कहा था कि जो आप लोगों ने चेंजेस लेकर आए, उन्होंने हमसे मशावरत की थी, गवर्नमेंट ने हमसे कोई मशावरत नहीं की थी। तो जब हमने कहा था कि जो आप कह रहे हैं हम आपके साथ एग्री करते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट के ऊपर हमारा उनके साथ कोई ट्रस्ट नहीं है। अभी वो ये याद रखें, अभी तक वो आइन वाइन कुछ नहीं आया था, हम लोग उस वक्त गवर्नमेंट के साथ बात कर गए, लेकिन हम पार्लियामेंट में तो है ना। नहीं, इस पर भी उनका वर्जन ये है सर, इस पर भी उनका वर्जन ये है ना कि हमने आपकी मुलाकात कराई उस वक्त बानी पीटीआई से, और आपने कहा कि बस हम इसके ऊपर हमारा कंसेंसस है, हम सिर्फ बानी पीटीआई से गो अहेड ले आए, फिर जब आप वापस आए तो आपने इनकार कर दिया। नहीं, देखिए उसमें यह था कि बानी पीटीआई के साथ जब बात हुई तो आई एम श्योर उन्होंने कहा होगा कि हम मौलाना साहब को हम मैंडेट दे रहे हैं, जो वो भी डिसीजन लेते हैं हम उनके साथ होंगे। इन प्रैक्टिकल उसका कोई फायदा इसलिए नहीं होगा कि नंबर्स जो है ना उन्होंने अपने साथ रखे हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे 4 बंदे होते और वहां पे उसी तरह ही 8 होते, तो 8-4 का आज 8-1 का हुआ है, उस दिन 8-4 का हो जाता, 8-5 का हो जाता, लेकिन वो डिसीजन उसी लिहाज से होता है ना, उसमें चेंज नहीं होती। तो वी न्यू दिस थिंग बट वी रिस्पेक्टेड मौलाना साहब डिसीजन कि जो आप कर रहे हो हम खामोश रहते हैं, हम इस पे एहतजाज नहीं करते, एंड वी लेट हिम डू दैट थिंग। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद उसके बाद कहा है कि उनके साथ बिलावल भुट्टो साहब ने या गवर्नमेंट ने झूठ बोला कि उनके लिहाज से कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो होंगे वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग और इवन बिलावल भुट्टो की भी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा, जो कि उस जमाने में जस्टिस मंसूर अली शाह थे। लेकिन इवन बिलावल भुट्टो डिड नॉट नो कि उनकी इस बात को, जो बात उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से कही है, उसको कोई बंदा आके पीछे से चेंज कर देगा, दूसरे लफ्जों में उनको झूठा करार दे देगा। Sir, again, with so many differences and concerns even among the opposition,
मैं फिर आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि कोई भी फाइनल कॉल इसको हम हतमी समझ सकते हैं या ये फाइनल कॉल उसी तरह से होगी जैसे तिरनौल जलसे की कॉल हुई थी और उसके बाद फिर आजम सवाती साहब वाला सुब गए थे बानी पीटीआई के पास और फिर डिसीजन चेंज हो गया था? देखें, डिसीजन किसी वक्त भी चेंज हो सकते हैं, उसके डिनाइंग नहीं है, लेकिन जब तक डिसीजन नहीं चेंज होता उस वक्त तक तो ये है ना। अगर डिसीजन चेंज करने के लिए ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम नेगोशिएशन, देयर हैज टू बी सम टॉक, देयर हैज टू बी सम एक्सेस टू द इमरान खान। जब वो सारी चीजें होंगी तो फिर डिसीजन बदलता है नहीं बदलता वो तो बात की बात है। लेकिन ये लोग इतना डरे हुए इमरान खान से, और उसकी वजह ये है कि इमरान खान वो लीडर है जो इनका ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ की तरह वो भी एकदम डील करके मुल्क से बाहर चला जाएगा, या बेनजीर साहिबा की तरह कि वो सेल्फ एग्जाइल के लिए बाहर चले जाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, लेकिन उनके लिहाज से अनफॉर्चुनेटली इमरान खान वो बंदा है जो अपने मौकफ पे डट गया है। उसने कहा कि जो मर्जी कर लो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त के लिए। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वीपीएन्स की बंदिश के हवाले से और गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स की ब्लॉकेज के हवाले से बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हुकूमत गैर कानूनी वीपीएन्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए इकदाम कर रही है और अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स की बंदिश या ब्लॉकिंग के मामले में होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ज़राए का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स की बंदिश मुल्की सालमियत के लिए वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से बेतहाशा गैर कानूनी URLs और गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स को तस्दीक के बाद ब्लॉक किया जा रहा है। इन URLs और वेबसाइट्स की फोरेंसिक छानबीन के बाद ये इंकशाफ सामने आ रहा है कि दहशतगर्द वीपीएन्स का इस्तेमाल करके अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं और इन गैर कानूनी वीपीएन्स के जरिए प्रोपेगेंडा और जाली मालूमात की तशहीर कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुतादिद अकाउंट्स की शनाख्त की गई है जिनकी जांच पड़ताल का अमल जारी है। गुमराहकुन मवाद का फैलाव गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए आसानी से मुमकिन है। दहशतगर्द अपनी शनाख्त छुपा कर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं। गैर मुसद्दका वीपीएन के इस्तेमाल से दहशतगर्द भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं जिसका फौरी तदारुक ज़रूरी है और यही वजह है कि PTI ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स ब्लॉक करना शुरू कर दिया और अब एक तरफ वीपीएन्स के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का खर्चा है तो दूसरी जानिब गैर मयारी वीपीएन्स की वजह से सारिफीन का डेटा लीक होने का खतरा भी बढ़ रहा है। गो के माहिरीन के मुताबिक सारे अनपेड वीपीएन्स गैर मयारी नहीं होते और बहुत से ऐसे भी हैं जो बहुत मयारी सर्विसेज फराम करते हैं, जबकि कुछ वीपीएन्स फ्री सर्विस तो देते हैं मगर हैकर्स मोबाइल और कंप्यूटर डेटा तक रसाई हासिल करके डेटा चुरा लेते हैं। ऐसे वीपीएन्स की सर्विसेज इंतहाई गैर मयारी होती हैं और पैसे की खातिर यूज़र्स का डेटा किसी भी वक्त बेचा जा सकता है। लिहाजा उनसे मोहतात रहना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके इंतहाई संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं, जैसा कि अकाउंट्स का जो है वो हैक हो जाना या फिर पासवर्ड का चोरी हो जाना। एक्सपर्ट्स इस हवाले से कहते हैं कि इन पेड वीपीएन्स का मामला दरअसल ये है कि जितना भी डेटा होता है वो इन वीपीएन कंपनीज़ के सर्वर के ज़रिए राउट हो रहा होता है और जब डेटा इन सर्वर्स के ज़रिए से होता है तो फिर अपनी लोकेशन पर जाता है और वीपीएन सर्विसेज फराम करने वाली इन कंपनीज़ के पास भी जा रहा होता है और इस सूरत हाल में बहुत ही आराम से डेटा लीक या फिर अकाउंट हैक होने का अंदेशा मौजूद होता है। कोई भी फाइल, पासवर्ड, फाइनेंशियल डाटा या कुछ भी हो, सारिफीन इन वीपीएन्स की मदद से जो है एक्सेस करते हैं तो डेटा उनके पास चला जाता है, उनके सर्वर पर मौजूद होता है और लीक हो जाता है तो फिर हैकर्स तक जो एक्सेस है वो आसान होती है जिससे सारिफ को माली, समाजी और ज़ाती नुकसान भी पहुंच सकता है। अब इस सारे में हुकूमत पाकिस्तान कर रही है या पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी कर रही है, किस कदर जस्टिफाइड है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस वक्त IT एक्सपर्ट सदफ साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सदफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो गैर रजिस्टर्ड VPNs की ब्लॉकेज के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने इकदाम करने शुरू किए हैं, जो अनपेड VPNs हैं वो भी ब्लॉक हो रहे हैं, हाउ जस्टिफाइड इज़ दिस? ये कितना ज़रूरी अमर था और क्या ताख़ीर से किया है हमने? जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है ब्लॉकिंग इंटरनेट की, जहाँ तक रसाई की बात है, इंटरनेट पर मफाद की रसाई की बात है, ब्लॉकिंग आई डोंट थिंक कि कभी भी पाकिस्तान में भी या कहीं भी काम करती है। VPNs जो मौजूद हैं वो जिस तादाद में मौजूद हैं, एक तो ये कि इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल। हाँ, आप उन लोगों तक उनकी रसाई ज़रूर रोक देंगे जो पेड VPNs का इस्तेमाल शायद नहीं कर सकते। एक तो आपकी डिजिटल डिवाइड में इजाफा होता है। VPN का इस्तेमाल इटसेल्फ, जो अनपेड या नॉन रजिस्टर्ड VPNs है, उनका इस्तेमाल आपको नहीं लगता कि वो लीगली भी करेक्ट नहीं है, मॉरली करेक्ट नहीं है, लीगली करेक्ट नहीं? आप मुझे पता है आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट करते रहे हैं, अगर ये लीगली करेक्ट नहीं है और मॉरली करेक्ट नहीं है तो हमारी पूरी काबीना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कॉन्स्टेंटली हमें ट्विटर पर, एक्स पर क्यों नजर आते हैं? हो सकता है पेड VPN इस्तेमाल कर रहा हूं। पेड VPN इस्तेमाल करके रसाई तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ही हो रही है ना जो पाकिस्तान में लीगली ब्लॉक्ड है।
वो दैट्स अ सेपरेट इशू, आप ठीक कह रही हैं, वो जाहिर है सेपरेट इशू। मैं ये कह रही हूँ कि दो स्टैंडर्ड्स आपकी हुकूमती तबके के लिए और आवाम के लिए नहीं अप्लाई किए जा सकते। अगर आप एक सर्विस की तक रसाई हासिल कर रहे हैं तो आवाम का भी हक है कि वो रसाई हासिल करे। जब तक आप VPNs बंद करेंगे, फाइन आप बंद कर दें, रजिस्टर्ड VPNs की जो बात है, ये सारी चीजें डिजिटल डिवाइड वो करने का। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात नहीं, देखो माय पॉइंट इज, मैं सवाल ये आपसे मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि जो गैर रजिस्टर्ड VPNs है, क्या उनको बंद करना ये इलीगल है, ये अनजस्टिफाइड है हुकूमत के पार्ट पे, या जस्टिफाइड है, ये ठीक अमर है? देखिए, लीगैलिटी और जस्टिफिकेशन मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक लीगैलिटी का ताल्लुक है तो हुकूमत भी बहुत सारी, आपको खुद पता है, कोर्ट में भी कई केसेस हैं जहाँ पे सर्वेलेंस के हवाले से हुकूमत के ऊपर कई चीज़ें हुई जो वो लीगल पैराए के अंदर आते थे। पीका के अंदर बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां अदालतों ने ये बात उठाई कि पीका का इस्तेमाल सहाफ़ियों के, सियासी जो वर्कर्स हैं उनके अब्यूज़ के लिए हुआ। लीगैलिटी की जहां तक बात है तो वो भी बिल्कुल लीगल था। जहां तक डेटा के लीक होने की या डेटा के चोरी होने की बात है, डोंट मेक राइट ना सदफ साहिबा। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि मैं तो ये कह रही हूं कि दोनों रॉन्ग्स ही हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं ना। लेकिन ये जो गैर रजिस्टर्ड VPNs हैं, क्या दुनिया भर के अंदर गैर रजिस्टर्ड VPNs एज फार एज डेवलप्ड कंट्रीज आर कंसर्न्ड वहां पे होते हैं, या पेड VPNs ही आपको लेने पड़ते हैं? बिल्कुल होते हैं। नहीं, गैर रजिस्टर्ड और पेड और सब्सक्रिप्शन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं कि तमाम पेड VPNs जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं या ना हो। VPNs का जो इस्तेमाल है दुनिया भर में वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए होता है। और ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी VPN इस्तेमाल करने से पहले कोई अपने रेगुलेटर्स को रजिस्टर कराता हो। कम से कम मेरे नॉलेज के मुताबिक किसी भी डेवलप्ड कंट्री की, अगर आप EU वगैरह की बात करें या आप US की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करें, तो वहाँ पे VPNs की रजिस्ट्रेशन का इस तरह से कोई तरीक़ेकार या उनकी लीगैलिटी के अंदर हमें नजर नहीं आता। VPNs के जो एक्सेस है या VPNs का जो इस्तेमाल है वो यूजुअली सेफ्टी और सिक्योरिटी के ही पैराए में डिस्कस किया जाता है। जहाँ तक ताल्लुक है, अभी आपने बात की कि PTA ने कुछ चीजें ब्लॉक की, बहुत सारे उन्होंने URLs तहकीक के बाद अंडर पीका जो उनका वो है वो ब्लॉक किए। उसके बाद अगर कोई उन्हें एक्सेस करता है तो जाहिर है वो उनकी अपनी वो है कि वो क्यों एक्सेस कर रहे हैं, किस तरह से एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हुकूमत खुद भी अपनी तरफ से, जो आपकी सारी हुकूमती इदारे हैं, वो अपनी तरफ से कोई बहुत अच्छा स्टैंडर्ड नहीं सेट कर रही। एक तरफ आपने लीगली एक्स को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन खुद हुकूमती जो आपके सारे वज़रा हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर समेत, उनकी तरफ से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उसी तरह जारी है। लेकिन आवाम के ऊपर आप ये फिर बंदिश लगाते हैं कि हमने ब्लॉक कर दिया तो आप VPNs इस्तेमाल करते हो, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं। बहुत सारे URLs जो हमारे यहाँ ब्लॉक हैं, जिनको हम एक्सेस नहीं कर सकते, उनको बहुत से लोग VPNs इस्तेमाल करके एक्सेस करते हैं। तो जाहिर है जो स्टेट की तरफ से अगर बैन किए गए हैं, वो सम सर्टेन रीजंस है उसके पीछे। अगर उसको एक्सेस करने के लिए कोई टूल इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या वो इलीगल नहीं होगा? और फिर दूसरी बात ये कि रजिस्टर्ड VPNs के जरिए वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। बट रजिस्टर्ड VPN के अंदर हो सकता है वो आपके लिए सेफ हो, ये तो आप बेहतर कमेंट कर सकते हैं। नहीं, मैं आप मुझे बताएं ना कि अगर रजिस्टर्ड आप VPN जो रजिस्टर भी कर लें, VPN का इस्तेमाल तो सेम ही होता है। मैं रजिस्टर कर लूँ वो VPN, लेकिन रसाई तो उसी मवाद तक होगी जो नॉन रजिस्टर्ड VPN की तरफ से भी होती है। जहां तक डेटा की आपने बात की, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जाहिर है उसका जो हाल है वो डिजिटल लिटरेसी है, वो मीडिया लिटरेसी है। आवाम को सिखाना कि इंटरनेट और इंटरनेट के जो टूल्स हैं उन पर मौजूद, उनका बेहतर इस्तेमाल, उनका सेफ इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके ऊपर क्रैक डाउन करना है, हुकूमत की तरफ से इक़दाम बढ़ाना वो भी बहुत जरूरी है। जैसे आप दहशतगर्दी की और कनेक्शंस की बात कर रहे थे कि वो किस तरह से कम्युनिकेशन टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी मेरा मसला ये है या मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आप कुछ चीजें ब्लॉक कर देंगे तो वो चीजें या जो भी आपने अनरजिस्टर्ड VPNs ब्लॉक कर दिए, लेट्स से, दैट इज नॉट द ओनली टूल फॉर एनोनिमिटी। इंटरनेट के ऊपर एनोनिमस होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा मसले की बात नहीं है। अपने IP को मास्क करना कोई मसले की बात नहीं है। उसके अंदर सिर्फ वो लोग ही VPNs पर डिपेंडेंट हैं जिनकी टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है या नो हाउ है वो शायद थोड़ी सी कम हो। अगर आप एक इजी चीज, अभी अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेट के हालात हैं, जो स्पीड है हमारी इंटरनेट की, बहुत सारी दफा आपने खुद भी शायद नोट किया हो कि जब आप घर से बाहर निकले और अपने मोबाइल डेटा पर कनेक्ट होने की कोशिश करें तो व्हाट्सएप की कॉल्स और सिग्नल की कॉल्स भी उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो पाती जब तक आप VPN का इस्तेमाल ना करें, बिकॉज इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा लो है। तो ये फिर एक जो प्रैक्टिस है
इससे ये होता है कि एक डिस्क्रिमिनेटरी सी एक अप्रोच क्रिएट हो जाती है या एक डिवीजन आपकी बढ़ जाती है उन लोगों में जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है या एक्सेस है किसी भी ऐसे शख्स के तक या किसी भी ऐसी नॉलेज तक कि वो इन चीज़ों के VPN बैन होने के बावजूद भी आराम से उस चीज़ों तक रसाई हासिल करें या कनेक्ट कर सकें जिनसे वो कनेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन वो लोग जिनके पास या तालीम की कमी है या उनके पास डिजिटल लिटरेसी की कमी है या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो लोग वो हैं जो फिर इस पैराए में आएंगे कि हाँ वाकई VPN बैन होने की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पाते। जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है, ऑब्वियसली दीज आर नॉट ऑपरेशंस जो बगैर सोचे समझे या बगैर रिसोर्सेज के किए जाते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कम से कम कि VPN को बंद कर देना या इस तरह की चीजें कि आपने नेटवर्क शट डाउन कर दिया या इंटरनेट स्लो कर दिया, ये बहुत अच्छी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी होती है। आई डोंट नो, आई एम नॉट अ काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट, तो जाहिर है ये मैं ख्यास आ रही कर सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जहाँ रिसोर्सेज मौजूद हैं इंटरनेट पे और भी बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं अपने आप को एनोनिमस करने के, कनेक्ट होने के लिए, उसमें एक ऐसी चीज के पीछे जाना जो आपको पता है कि आपकी आवाम की और स्पेशली बहुत सारे आपके फ्रीलांसर्स हैं उनकी जो आपकी डिजिटल इकोनॉमी है उसकी रिलायंस उसके ऊपर होती है। आई डोंट नो इफ दैट्स अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी या बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो। बहुत शुक्रिया सदफ खान साहिबा आपके वक्त के लिए। सदफ खान साहिबा IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। VPN के हवाले से उनका जो एनालिसिस है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। मुल्क की तारीख में पहली बार आईनी केसेस पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने समाअत किया। ऐसा लग रहा है कि जैसे आईनी बेंच के जरिए सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केसेस तेजी से निमट जाएंगे। आज जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने 18 केसेस की समाअत की, जिनमें से 15 केसेस को खारिज कर दिया गया, जबकि 3 केसेस की समाअत मुलतवी कर दी गई। आईनी अदालत ने काजी फायजीसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तकर्री के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। एडवोकेट रियाज हनीफ राही ने नजरसानी दरखास्त दायर की थी और रियाज हनीफ राही ने दलाइल में कहा कि मुझे गुजारिशात के लिए 5 मिनट दे दे, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी गैर मौसर नहीं हो गई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि अब तो काजी फायजीसा की जान छोड़ दें, ये रोस्टम सियासी तकरीरों के लिए नहीं है। फिर इसी तरह आईनी बेंच ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर नजरसानी केस को गैर मौसर करार देते हुए केस को खारिज कर दिया। फिर दौरे हुकूमत में कानून साजी के खिलाफ दरखास्त भी 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज की गई, जबकि गैर मुल्की जायदादों के खिलाफ केस में दरखास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि 60,000 मुकदमात ऐसे ही मुकदमात के सबब ज़ेरे इल्तवा हैं। बेंच ने नारकोटिक्स से मुताल्लिक केस और काजी जान मोहम्मद की तकर्री के खिलाफ दरखास्त भी गैर मौसर होने के सबब निपटा दी। DG मली डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद सुहेल की तकर्री के खिलाफ केस भी निपटा दिया गया। फिर बेंच ने आरिफ अलवी की बतौर सदर ममलिकत तकर्री के खिलाफ दायर दरखास्त पर आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार को दोबारा समाअत का नोटिस जारी किया। और अब बहुत से और भी आईनी मामलात आईनी बेंच की अदालत में आना बाकी हैं, जिनमें मुमकिना तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ और 2024 इलेक्शंस जैसे अहम केसेस शामिल हैं। अब देखना यह है कि इन मामलात पर फुल कोर्ट बनता है या फिर बेंच इन केसेस को देखता है, और अगर आईनी बेंच इन केसेस को सुनता है तो फिर यकीनी तौर पर यह बेंच के लिए बड़ा इम्तिहान भी होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं और इसके असरात पाकिस्तान की मार्केट पर भी मुरतब हो रहे हैं। तो पेट्रोलियम मसनूआत की तो में बढ़ते हुए इजाफे से मुतालिक बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों का पारा हाई हो गया है, जिसकी वजह से 16 नवंबर से मुल्क में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। ज़राए तेल कंपनीज के मुताबिक 16 नवंबर से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 58 पैसे इजाफे का इम्कान, जबकि डीजल की कीमत में 5.5 रुपये लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 58 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान है। और दरहकीकत इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की औसत कीमतों में गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान बिलतरतीब $1.60 और $4.4 फी बैरल का इजाफा हुआ है। बैरल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की औसत कीमत $75.6 से बढ़कर तकरीबन $77.2 फी बैरल, जबकि डीजल की कीमत पिछले 15 दिन में तकरीबन $83.6 से बढ़कर $88 फी बैरल हो गई है। मौजूदा 15 रोज़ के दौरान पेट्रोल पर दरामदी प्रीमियम $8.8 से बढ़कर $90.8 फी बैरल हो गया है, ताहम डीजल के लिए ये $5 फी बैरल ही रहा है। तो कभी इम्कान कि पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। अभी प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।